अस्सलाम वालेकुम। ऑन है? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू उस्मा एंड अस्मा मैम। अस्मा मैम है नहीं यहाँ पर। मेरा टॉपिक है प्रेगनेंसी, मदरहुड, मेनोपॉज एंड मैटरनल एजिंग। तो इसको मैं दो टॉपिक में कवर करूँगी, मैटरनल हेल्थ एंड प्रेगनेंसी एक साथ। उसके बाद आपको मेनोपॉज और हेल्दी एजिंग समझाऊंगी। जैसा कि मैम ने कहा, अलकमा मैम ने बताया, एक लड़की का जो वो होता है, दौर होता है, सफ़र होता है, एडोलसेंस से शुरू हो जाता है। शादी में आकर के, शादी के बाद उसमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं और फिर मेनोपॉज के बाद उसमें कुछ तब्दीलियाँ आती हैं। तो ये एक फ़ीमेल हेल्दी रहे, इसके लिए उसके अलग अलग मरहले को समझना और उसी के हिसाब से उसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। एडोलसेंस के फेस में, जैसे मैम ने बताया, वो तूफ़ानी एज होती है, महीना शुरू होता है, फ़ीमेल नई नई यंग अपना कदम रखती है, तो उसको मैनेज करना एक माँ का काम होता है, मैम ने बताया। अब माँ को कौन मैनेज करेगा? माँ के ऊपर बहुत ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। शादी के बाद जब माँ पहली बार माँ बनती है, जब एक औरत पहली बार माँ बनती है, तो उसके बाद उससे बहुत लोगों के एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं कि बच्चा देखना, घर संभालना। और आज चूँकि फ़ीमेल्स हमारी कैरियर ओरिएंटेड हो गई हैं, तो बाहर का जॉब भी उनको ही देखना है। पहले ये था कि दोहरी जिम्मेदारी थी, घर का काम देखना, बच्चों को देखना। अब तिहरी जिम्मेदारी हो गई, ये 3 जिम्मेदारियां आ गई हैं, जॉब के साथ घर को देखना और बच्चों को भी देखना। तो उन्हें कौन संभालेगा? अब सबसे पहले ज़रूरी ये है, हम ये समझें कि हमारे लिए कोई खड़ा तब होगा जब हमें पता होगा कि हमें, है ना, हमें क्या करना है, हमारे लिए क्या ज़रूरी है, हम किस चीज़ के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं। तो पहले ख़ुद की ज़रूरत को जानना, उसके बाद हम दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारे लिए खड़ा हो, वो हमारी हेल्प करे, है ना। पहले हम समझें कि हमारे लिए क्या ज़रूरी है। तो हम शुरू करते हैं फ्रॉम मैटरनल प्रेगनेंसी टू मैटरनल हेल्थ। जब बच्चा पैदा होता है तो माँ भी फ़र्स्ट टाइम बच्चे के साथ पैदा होती है ना। शादी के बाद एक औरत तो बस एक औरत होती है, माँ तो तब बनती है जब वो बच्चा पैदा करती है। तो उसके पास जो नई नई जिम्मेदारी आती है, वो इरिटेट होती है, उसके फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं उसके अंदर, है ना। उसको अगर पूरे 9 महीने प्रेगनेंसी में प्रॉपरली नहीं उसको मैनेज किया गया तो डिलीवरी के बाद वो बच्ची को ख्याल नहीं रख पाती, बच्चा भी कॉम्प्रोमाइज़ स्टेट में होता है। इसलिए ज़रूरी है हम ये जानें कि प्रेगनेंसी कब किस तरह प्लान करनी है, 9 महीने प्रेगनेंसी का सफ़र किस तरीके से निकालना है और डिलीवरी के समय और डिलीवरी के बाद हमें क्या चीज़ों पर ध्यान देना है। 6 पिलर्स ऑफ मदरहुड कहा जाता है। उसमें सबसे पहले ये होता है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये नहीं है कि हमें बच्चे नहीं प्लान करने हैं, है ना, इसे गलत तरीके से समझा जाता है। फैमिली प्लानिंग का मतलब ये है कि हमें बच्चे प्लान करने हैं, कब करने हैं और कब नहीं करने हैं, है ना। अब इसमें ये है कि आजकल चूँकि शादियाँ लेट हो रही हैं, फीमेल्स पढ़ाई कर रही हैं, जॉब कर रही हैं, लेट शादी होने की वजह से प्रेगनेंसी भी लेट ठहर रही है, तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस लड़कियों को फेस करनी पड़ रही हैं। फैमिली प्लानिंग पे ये काउंसलिंग की जाती है कि अगर आपकी शादी लेट हुई है तो कोशिश करिए कि प्रेगनेंसी जल्दी प्लान कर ली जाए। अगर प्रेगनेंसी एक बार प्लान हो गई, उसके बाद क्या करना है? जब भी फर्स्ट टाइम आपके मेंसेस मिस हुए, आपने टेस्ट किया, है ना, किट में आप पॉजिटिव आते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी डॉक्टर का चक्कर लगाइए, डॉक्टर के पास जाइए, अपनी प्रेगनेंसी को बताइए, उसको कंफर्म करिए और डॉक्टर की सलाह को पर अमल करिए। क्यों ज़रूरी होता है, क्यों डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है? हमारी जो दादी थी, उनकी जो सास हुआ करती थी, उनका कहना था कि हम तो कहीं डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, हमारे बच्चे तो ऐसे ही हो जाते थे, हम घर का खाना खाते थे। अब ऐसा नहीं है। हाँ, पहले जो फीमेल्स होती थी वो, जैसे मैम ने बताया, जॉइंट फैमिली में रहती थी, उनको बहुत लोगों की एडवाइजेस मिला करती थी, अपने बड़ों की, खान पीन उनका हेल्दी होता था।
अब वक्त के साथ बहुत चीज़ बदल गया है। न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट ज़्यादा हो गया है। फीमेल अकेली होती है, उसको राय मशवरा देने वाले लोग कम होते हैं। खाना हमारा हेल्दी से अनहेल्दी की तरफ शिफ्ट हो गया है ना। हमने अपने ऊपर ज़बरदस्ती बहुत सारी जिम्मेदारियां ले ली हैं, तो इसलिए हम अपना ख्याल प्रॉपरली नहीं रख पाते। इसलिए हमें डॉक्टर के पास सलाह के लिए जाना होता है। कहा जाता है कि पूरे 9 महीने की प्रेगनेंसी में एटलीस्ट मिनिमम कम से कम 4 बार तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाना होता है और 4 अल्ट्रासाउंड ज़रूर कराने होते हैं। पहली बार कब मिलना होता है? अगर आप शुरू में नहीं गए, आपको समय नहीं मिला, तो कम से कम जब आपका 5वां महीना लगता है तो उस समय आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है। 5वें महीने के बाद जब आपका 7वां महीना लगता है फिर डॉक्टर के पास जाना है। 7वें महीने के बाद 9वें महीने के शुरू में डॉक्टर के पास जाना होता है, और जब दर्द आता है तो बिल्कुल डॉक्टर के पास जाना है। ये मिनिमम है। अगर आप कुछ बिल्कुल नहीं जाना डॉक्टर के पास पसंद करते तो मिनिमम ये 4 बार ज़रूर जाइए। अदरवाइज़ शुरू के 3 महीनों में आपको हर महीने 1 बार जाना है। उसके बाद के चौथे से छठे महीने में हर 15 दिन पे जाना होता है। 7वें से 9वें महीने में, 7वें से 8वें महीने में आपको हर 15 दिन पे जाना है, और उसके बाद हर हफ्ते जाना है 9वें महीने लगने के बाद। कुछ जांचें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं करानी, वो आपको डॉक्टर जिस तरीके से एडवाइस दे रहे हैं वो आपको कराना है। क्यों कराना है? क्योंकि हम खा रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाती हैं अगर हम जांच नहीं कराते। जैसे हमारे खून का नंबर जब तक हम जांच नहीं कराएंगे क्लियर नहीं होगा। कुछ अंदरूनी बीमारी है, जब तक हम जांच नहीं कराएंगे क्लियर नहीं होगी। लोग कहते हैं कि डॉक्टर अननेसेसरी जांचें कराते हैं, ऐसा नहीं है। प्रेगनेंसी में कुछ जांचें ज़रूरी होती है, वो जैसे आपके डॉक्टर सलाह दे रहे हैं वो आपको करानी होती है। 9 महीने प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी की बारी आती है तो बहुत से लोगों का ये होता है कि हम दाई को घर बुला के डिलीवरी करा लें, हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, वो ऑपरेशन कर देती हैं। तो ये गलत है। कहा जाता है इंडिया में ही 2020 में कम से कम 24,000 महिलाओं की मृत्यु हुई है डिलीवरी के समय। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्यों हुई है? कुछ मरीज़ के पार्ट पर गलती थी, कुछ जो उनको असिस्ट कर रहे थे उनके पार्ट पर गलती थी। किसी भी औरत की वफ़ात हो जाना डिलीवरी के समय ये बहुत बुरी चीज़ होती है, क्योंकि उसे कोई बीमारी नहीं थी, वो बस एक नई ज़िंदगी को इस दुनिया में ला रही थी। उस समय चूँकि हमने लापरवाही बरती और वो औरत इस दुनिया से चली गई, तो इसीलिए ज़रूरी है 9 महीने ज़रूरत वाली जांचें करवाने का और डॉक्टर की सलाह लेने का। ज़्यादातर पेशेंट्स जो होते हैं जो कॉम्प्लिकेट कर जाते हैं, किस वजह से? क्योंकि उनको खून का नंबर कम होता है डिलीवरी के समय, उससे ब्लीडिंग बहुत होती है। उनको पता नहीं होता है कि पूरे 9 महीने उनका बीपी बढ़ा हुआ था, तो डिलीवरी के समय बीपी और ज़्यादा शूट कर जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कुछ औरतों का बनावट ऐसी होती है कि हड्डी का रास्ता छोटा होता है तो बच्चे फंस जाते हैं। ये सब चीज़ें आप घर पर नहीं एसेस कर सकते, इसीलिए डिलीवरी के लिए डॉक्टर के पास जाइए और उनकी सलाह मानिए। शहर में ज़्यादातर लोग जाते हैं, बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अभी भी डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते, लेकिन गाँव में ये अभी भी बहुत कॉमन है। 24,000 महिलाएँ सिर्फ डिलीवरी कराते कराते इस दुनिया से चली गई, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब आती है डिलीवरी के बाद की ज़िम्मेदारी। डिलीवरी के बाद अब डिलीवरी आसान चीज़ नहीं होती है, बहुत मुश्किल दौर होता है। इतने मुश्किल दर्द को झेलना, घंटों, आधा घंटा नहीं, 1 घंटा नहीं, घंटों, 6 घंटे से लेके 24 घंटे या उससे ज़्यादा। उस वक्त फ़ीमेल बिल्कुल एग्जॉस्ट हो चुकी होती है, एक नई ज़िंदगी माँ के रूप में उसका शुरू होता है। तो उस समय उसके पार्टनर की और उसके घर वालों की बहुत ज़्यादा उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आती है कि उसको सपोर्ट करें। वो नई माँ बनी है, वो शादी के समय घर से सीख के नहीं आई होती है कि हमें माँ बनने के बाद ये ज़िम्मेदारियाँ निभानी है। तो उसके लाइफ पार्टनर का और उसके घर वालों की ज़िम्मेदारी है कि उसको सपोर्ट करें। इतने बुरे पेन से वो गुजरी है, या ऑपरेशन हुआ है, टाँके आए हैं, वो दर्द में है, बच्चा आ गया है उसके पास, है ना। अब बच्चे को भी देखना है, वो इरिटेट हो रही है, घर वालों को चाहिए कि उसको हेल्प करें, उसको समझाएं।
अब कुछ होता है, देखिए कुछ चीज़ें होती है डूज एंड डोंट्स ऑफ प्रेगनेंसी एंड मदरहुड, है ना। ये क्या कुछ चीज़ें जो हमें प्रेगनेंसी में करनी है और कुछ नहीं करनी है, क्या करनी है क्या नहीं करनी है, ये फीमेल और उसके लाइफ पार्टनर दोनों को इस पे तवज्जो देना है। क्या करना है, जैसे कि हेल्दी खाना खाना है। हेल्दी खाना, अब प्रेग्नेंट फीमेल को खाना मुहैया कराने की ज़िम्मेदारी उसके घर वालों की होती है, अगर वो जॉब नहीं कर रही है तो, या कर रही है तो भी, तो उनके घर वालों की ये जिम्मेदारी है कि अच्छे से अच्छा खाना उन्हें दिया जाए ताकि वो हेल्दी रहें। हेल्दी फीमेल ही एक हेल्दी बच्चा दे सकती हैं। अगर फीमेल हेल्दी नहीं है तो बच्चा भी कमज़ोर होगा, और बच्चा अगर पैदाइश के समय कमज़ोर है तो वो ताउम्र कमज़ोर ही रहेगा। इसलिए कहा जाता है कि एक हेल्दी फीमेल ही हेल्दी फैमिली बना सकती है। फीमेल हेल्दी कब होगी, जब हम उस पर तवज्जो देंगे, उसे हेल्दी खाना देंगे, है ना, ज़रूरत की चीज़ें उसे मुहैया कराएंगे। अब हेल्दी खाना क्या होता है, आजकल हम लोग अनहेल्दी की तरफ ज़्यादा प्रमोट हो रहे हैं मीडिया के एडवर्टाइजमेंट की वजह से। हमें पिज़्ज़ा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज़ ये ज़्यादा पसंद आता है, जो हमारी ज़बान को अच्छा लगता है। इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज़ीरो होती है, इसमें ना प्रोटीन होता है, ना अच्छे फ़ैट होते हैं, ना कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ना मिनरल और विटामिन होते हैं। ये हमारे शरीर में जाके सिर्फ जमा होते हैं और हमारे अंदर मोटापा और 10 तरीके की बीमारियां कॉज करते हैं। तो बेहतर है कि न्यूट्रिशियस खाना खाया जाए। न्यूट्रिशियस खाने में क्या आता है, फ्रूट्स आते हैं, हेल्दी प्रोटीन्स आती है और हेल्दी फ़ैट आता है। लोगों को लगता है कि फ़ैटी फूड अच्छे नहीं हैं। फ़ैट 3 तरीके के होते हैं, हेल्दी फ़ैट, अनहेल्दी फ़ैट, सुपर अनहेल्दी फ़ैट। हेल्दी फ़ैट क्या होते हैं, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, है ना, या घी, घर के घी से जो हमें मिलते हैं। अनहेल्दी फ़ैट क्या होते हैं, जो हलवाई की दुकान पे तले हुए छन रहे होते हैं जिसमें खाने, वो अनहेल्दी फ़ैट होते हैं। डालडा अनहेल्दी फ़ैट होता है। सुपर अनहेल्दी फ़ैट क्या होता है, जो फ़ैट पैकेट फूड में यूज़ होता है। किसी भी तरीके का पैकेज फूड, कुरकुरे, लेस से लेकर के, अगर वो MTR का खाना भी अगर पैकेज में आ रहा है, वो सुपर अनहेल्दी फ़ैट है, उससे बचना है। हमें घर का घी, ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल ये खाना है। रिफ़ाइंड तेल भी अनहेल्दी फ़ैट की कैटेगरी में आता है, रिफ़ाइंड तेल से बचना है। हमें रिफ़ाइंड शुगर से बचना है। शुगर, हमारी बॉडी जो है शुगर खाने के लिए नहीं बनी है, ये तो हमने अपने टेस्ट की वजह से इसको अपने खाने में इंक्लूड कर लिया है। हमारी बॉडी शुगर को डाइजेस्ट करने के लिए नहीं बनी है। शुगर हमारे खाने में, हमारी प्लेट में आज है तो सिर्फ हमारे टेस्ट बड की वजह से। बेहतर है उसे कम किया जाए, अगर हम स्टॉप नहीं कर सकते हैं तो। शुगर वाले खाने कम खाएं, मैदा कम खाएं। जो हम स्ट्रीट फूड खाते हैं उसमें सिर्फ अनहेल्दी फ़ैट, मैदा और शुगर होता है। कोई भी ड्रिंक हम लेते हैं, कैंपा से लेकर के थम्स अप, स्प्राइट या फैंटा, ये सब शुगरी आइटम है। जैम, सॉस, ये सब शुगरी आइटम है, इनसे बचा जाए, है ना। नान जो हम खाते हैं वो भी मैदे का बना होता है, उससे भी बचना है। हमें हेल्दी फ्रूट खाने, हमें घर का खाना खाना है। घर के खाने में भी हमें कोशिश करना है कि हम हेल्दी आइटम यूज़ करें, चीनी का इस्तेमाल कम करें, मैदे का इस्तेमाल कम करें। विटामिन और मिनरल्स लें। अगर हम खाना अपना हेल्दी रखेंगे तो हमें सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी। आजकल ये जो फूड इंडस्ट्री है बहुत चल रही है। लोग प्रोटीन पाउडर, टैबलेट, तरह तरीके के विटामिन के टैबलेट, प्रोटीन का डब्बा ज़बरदस्ती खाए जा रहे हैं। प्रोटीन के डब्बे से, मैं अपने हर एक मरीज़ को बोलती हूँ, प्रोटीन के डब्बे से ज़्यादा हेल्दी तुम्हारा सत्तू है, उसे क्यों नहीं खाते हो। प्रोटीन का डब्बा बस, अब डॉक्टर भी लिखते हैं, आप चले जाइए NC क्लिनिक में, हर एक प्रेग्नेंट फीमेल को डॉक्टर प्रोटीन का डब्बा लिखता है। क्यों? क्योंकि वो बाहर का खाना खा रही होती हैं, प्रोटीन की कमी हो रही है, तो डॉक्टर को लगता है प्रोटीन का डब्बा लिख दो। थोड़ा दिमाग लगाइए, थोड़ी स्मार्ट बनिए। आपने पढ़ाई की हुई है तो अपना दिमाग इस्तेमाल करिए। प्रोटीन, सबसे अच्छा प्रोटीन आपको घर में ही मिल जाएगा, आपको डब्बा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सत्तू है, खजूर है ना, चने हैं, दाल है, सोयाबीन है। नॉनवेज अगर आप खाते हैं तो नॉनवेज बहुत हेल्दी प्रोटीन है उसमें।
तो ये खाइए, आपके पैसे भी कम होंगे, आपको खाना भी अच्छा मिलेगा। कभी कभार की बात अलग है, लेकिन डब्बे वाले प्रोटीन से बचिए क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव भी एडेड होते हैं। सत्तू बना के पी लीजिए। मेरी हर एक मरीज़ सत्तू पीती है, वो पीती है सत्तू, चाहे वो मीठा करके पिए या वो नमकीन करके पिए। उससे अच्छा प्रोटीन कहीं नहीं मिलेगा आपको, किसी भी प्रोटीन के डब्बे में नहीं मिलेगा, आप जितना महंगा ख़रीद लीजिए। फिर आता है वार्निंग साइंस ऑफ प्रेगनेंसी। हमें समझ, डॉक्टर हमें बताएगा, है ना, लेकिन हमें खुद भी समझना है कि प्रेगनेंसी में कौन सी चीज़ें ख़तरनाक हो सकती हैं, जिस समय हमें डॉक्टर के पास भागकर जाना है। ठीक, अगर हम ऐसे कहा जाता है ना, अगर हमारे यहाँ कम उम्र में शादी हुई, लड़की गोरी गोरी है, रात को और गोरी दिख रही है, तो लोग बहुत खूबसूरत लड़की है, थोड़ा ध्यान दीजिए कहीं वो पेल तो नहीं है, मतलब खून की कमी तो नहीं है ना। जिन लड़कियों को खून की कमी होती है वो रात में और उजली उजली दिखती हैं, घर वाले भी खुश, मियाँ भी खुश, लेकिन एक्चुअल में उनको खून की कमी है। तो चेक कराइए, अगर आपको लग रहा है पीली पीली दिख रही हैं, बहुत खूबसूरत दिख रही हैं बिना मेकअप के, तो एक बार अपना हीमोग्लोबिन ज़रूर चेक करा लीजिए। ज़्यादातर केसेस में उनका हीमोग्लोबिन 10 से कम आता है। कायदे से इंडियन फीमेल का हीमोग्लोबिन 12 तक आना चाहिए, लेकिन हम लोग मार्जिन रखते हैं, चूँकि 12 तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि फीमेल, जैसे मैम ने बताया, 10 से 12 साल की उम्र से बेचारी मेंस्ट्रुएट कर रही है, खाना हेल्दी खा नहीं रही है, अपने खाने में प्रोटीन ले नहीं रही है, एनीमिक होती है। तो हम लोग कहते हैं ना कि कम से कम 12 नहीं तो 10 तक तो पहुंच जाओ। अब 10 से कम है तो आप एनीमिक हैं। खाना अच्छा करिए और आयरन और कैल्शियम की टैबलेट जो डॉक्टर दे रहे हैं उसको लीजिए ना, ज़रूरी होता है। अब तो गवर्नमेंट की तरफ से भी ये है कि आपको पूरे 100 टैबलेट आयरन की खानी ही खानी है, डेली एक टैबलेट 100 दिन पूरे। उसके अलावा क्या है वार्निंग साइन? अगर आपको दर्द हो रहा है या ब्लीडिंग हो गई है, ब्लीडिंग दर्द के साथ हो या दर्द के बिना हो प्रेगनेंसी के समय, तो ये ख़तरनाक चीज़ है। किसी भी समय, जब प्रेगनेंसी ठहरी थी, दूसरा तीसरा महीना था, तब से लेके पूरे 9वें महीने तक अगर हल्की सी भी ब्लीडिंग होती है तो वो ख़तरे की बात है, आपको अपने डॉक्टर से मिलना है। आपका पेट दर्द हो रहा है, आपको घबराहट हो रही है, हेडेक हो रहा है, आँखों के सामने धुंधला छा रहा है, ठीक, या आपको ऐसे लग रहा है थोड़ी देर में आपको चक्कर आ रहा है, तो ये सब चीज़ें खतरे की घंटी हैं। इस पे ध्यान नहीं दिया गया तो ये बीमारी बन सकती है, इसलिए डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। बैलेंस डाइट मैंने आपको बता दिया। अपने खाने में आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, फैट, अच्छे फैट और पानी संतुलित मात्रा में ऐड करने हैं, है ना। क्या होता है वो पता चल जाएगा, वो बता दिया जाएगा अभी आपको। इसको कहते हैं बैलेंस डाइट, है ना। अब देखिए, लोग कहते हैं ना कि हम पानी नाप के तो नहीं पीते हैं, इसी तरह कोई नाप के खाना, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन कोई नाप के नहीं खाता है। मोटा मोटा इतना ध्यान रखिए कि आप जो खा रहे हैं वो हेल्दी है। अपने खाने में कार्बोहाइड्रेट किस में होता है? चावल, रोटी, है ना, इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो चावल और रोटी के साथ दाल और सब्ज़ी का क्वांटिटी भी हमें उसी हिसाब से बढ़ाना है। आधी कटोरी सब्ज़ी के साथ आप 3 या 4 रोटी खा रहे हैं तो आप गलत खा रहे हैं, ठीक। एक रोटी के साथ आप ऐसे करिए कि 1 कटोरी सब्ज़ी खा रहे हैं तो आप सही अमाउंट में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं। चावल अच्छी चीज़ है खाना, ओवर खाना बुरी चीज़ है। चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब ये है कि चावल अगर आपके पेट में गया तो वो फ़ौरन ही ग्लूकोज का लेवल खून में बढ़ा देता है। तो चावल उसी हिसाब से खाइए। देखिए, कोई भी खाना जो अल्लाह ताला का दिया हुआ है वो बुरा नहीं है, हम चूँकि उसे गलत तरीके से खाते हैं इसलिए वो हमें नुकसान करता है ना। सही क्वांटिटी में हर एक खाना हमारे लिए ज़रूरी है, चाहे वो चावल हो, आलू हो या कुछ भी हो, ठीक। तो सही क्वांटिटी में खाना है, ये समझना है। चावल कम खाना है, दाल और सब्ज़ी ज़्यादा लेनी है, रोटी भी अकॉर्डिंगली लेनी है। नॉनवेज खा रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन नॉनवेज भी हमको बहुत मसाला या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं खाना है। कहा जाता है, पहले एक कहावत होती थी, कम खाओ गम खाओ। ये सही बात है। अभी हमारी डाइट ऐसी हो गई, हम सब 90% लोग, इनफैक्ट 95% फीमेल्स की सिर्फ बात कर रही हूँ, हम लोग ओवर ईटिंग करते हैं। मैं खुद अपनी बात कर रही हूँ। सुन्नत तरीका ये है कि भर पेट खाना नहीं खाना है, ये सही है, ये अभी साइंस से प्रूव हुआ है।
हम पेट भर के नहीं, हम उससे ज़्यादा खाते हैं, तो ये नुकसान करता है ना। हम हेल्दी खाना नहीं खाते और हम वो अननेसेसरी का अपना पेट भर रहे हैं, उसमें कचड़े भर रहे हैं। कम खाइए, खाने से पहले 2 ग्लास पानी पी लीजिए। सैलेड की मात्रा अपने खाने में बढ़ाइए। जितनी भूख है उससे कम खाइए। मैं अपने हर एक मरीज़ को एडवाइस यही करती हूँ, भूख से कम खाओ, हेल्दी रहोगी। हाँ, देखिए अपने बॉडी को इस तरह से समझिए, हमारी बॉडी बैंक है। आप अपने बैंक अकाउंट में आप पैसा डालते हैं तो आपका बैंक बैलेंस बढ़ता है, पैसा निकालते हैं बैंक बैलेंस घटता है। सेम हमारी बॉडी के साथ है। आप जितना खाना उसमें डालेंगे उतना वज़न आपका बढ़ेगा, आप जितनी एनर्जी यूज़ करेंगे उतना वज़न आपका घटेगा। लोग कहते हैं हम तो कुछ नहीं खा रहे हैं, हम तो बिल्कुल खाते ही नहीं, सिर्फ घर का खाना खाते हैं, वज़न बढ़ रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है। कुछ चीज़ों में ऐसा है कि हाँ ठीक है, उसे थायराइड की दिक्कत है, उसे और दूसरी दिक्कतें हैं, या उसकी फैमिली ऐसी है, फैमिली हिस्ट्री ऐसी है, उसका वज़न ज़्यादा है। 90% केसेस में ओवर ईटिंग की वजह से हमारा वज़न बढ़ रहा होता है, हम समझते नहीं। वज़न भी गलत तरीके से बढ़ रहा है ना। हमारी बॉडी में क्या बढ़ना चाहिए, हमारे मसल्स बढ़ने चाहिए, लेकिन बढ़ क्या रहा है, फैट, तोन निकल रही है, औरतों की भी, लड़कियों की भी। ये गलत लाइफस्टाइल की वजह से है। हमने गलत लाइफस्टाइल अपना ली है। क्यों? क्योंकि हमें ये अच्छा लगने लगा है ना। हमने अपने मोबिलिटी कम कर दी है। अब आजकल फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं, मुझे बता दीजिएगा जब टाइम ओवर हो जाएगा। फीमेल प्रेग्नेंट होती है, उन्हें डॉक्टर एडवाइस करते हैं रेस्ट करो। गलत है। प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, प्रेगनेंसी इज़ अ फेस ऑफ लाइफ। आपको रेस्ट नहीं करना है, आपको मूव करना है, आपको काम करना है, आपको अपने डेली चोर्स करते रहने हैं। उसके अलावा एडिशनल एक्सरसाइज करनी है प्रेगनेंसी में। क्यों आजकल 50% हर दूसरी महिला का ऑपरेशन हो रहा है? ऐसे तो नहीं सारे डॉक्टर बेकार हैं, कुछ तो फीमेल्स की लाइफस्टाइल भी चेंज हुई है। हम काम नहीं करते, हम आराम करते हैं। हमारी बॉडी फिर हमें प्रोन कर देती है कि हमें डिलीवरी का पेन नहीं आता। डिलीवरी का पेन आता है तो आते आते बंद हो जाता है, या बच्चा खिसक नहीं पाता नीचे, तो इसलिए ऑपरेशन करते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि हमारी लाइफस्टाइल और हमारी डाइट ऐसी गड़बड़ हो गई है। हम आराम ज़्यादा करते हैं, और खाते ज़्यादा हैं। करना उल्टा है, काम ज़्यादा करना है, खाना कम है। इवन इन प्रेगनेंसी हेल्दी खाना है। मैंने ये नहीं कहा बहुत खाओ, मैंने कहा हेल्दी खाओ, है ना। अब मदरहुड पे आते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फर्स्ट टाइम बच्चे के साथ माँ भी पहली बार ही बनी है, तो अब उसको समझना है जिम्मेदारी साझा करना क्या होता है। अभी टाइम बदला है, फीमेल्स जॉब में आ गई हैं। अब फीमेल्स जॉब में आ गई हैं, उसका मतलब ये नहीं कि मेल्स घर पर बैठ कर के काम कर रहे हैं, ये भी नहीं है। घर का काम भी फीमेल को ही करना है। ऐसा भी नहीं है कि 50-50 करो, 50% तुम काम करो, 50% मैं काम करूँगी, ये भी नहीं है। बहुत अच्छे अगर आपका पार्टनर है तो वो 10% आपकी हेल्प करेगा, बट स्टिल अभी भी 90% काम आपको ही करना है। ठीक, तो जिम्मेदारी साझा करना सीखिए। बच्चे अगर घर में बच्चे हैं, बच्चों से काम कराना सीखिए। लर्न टू से नो। अगर आप कहीं अनकंफर्टेबल हैं, आपको लगता है ये काम आप नहीं कर पाएंगी, आपको आपके बच्चे ने कहा मम्मा मुझे आज बेसन के लड्डू बना के दो, आपको लगता है आप बहुत थक गई हैं, लर्न टू से नो। अगर आज आप माँ बन करके उसको ना करना सीखेंगी, तभी वो कल अपनी बीवी से ना सुनने की आदत उसको आएगी, है ना। वरना वो बीवी को भी यही कहेगा मैंने कहा तो मुझे करके दो। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि बच्चों को भी इंक्लूड करिए अपने डेली चोर्स में। बच्चों की पैम्परिंग अच्छी है, बट साथ में आपको अपना सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि आप कितना पैम्पर कर सकते हो, कितना उसका काम कर सकते हो और कितना उससे काम करवा सकते हो। ठीक, घर वालों से हेल्प मांगना सीखिए, बात करना सीखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जैसे मैंने कहा, हर किसी को पता नहीं होता है कि आप किस परेशानी से जूझ रहे हो, किसी को नहीं पता है ना। तो जब तक आप बताएंगे नहीं, इवन टू योर लाइफ पार्टनर, टू योर किड्स एंड टू योर फैमिली मेम्बर, उन्हें नहीं समझ में आएगा कि आप परेशान हैं, आप थक गए। उन्हें बताइए, उनसे बात करिए। न्यूक्लियर फैमिली का कंसेप्ट ज़्यादा हो गया है,
जॉब के सिलसिले में या बाई चॉइस लोग अलग रहना पसंद करते हैं। तो इसकी वजह से आज हमारी फीमेल ज़्यादा स्ट्रेसफुल कंडीशन में है ना। उन्हें घर का काम भी देखना है, उन्हें बच्चे भी देखने हैं, उन्हें जॉब भी देखना है। सो लर्न टू से नो एंड टॉक टू अदर्स। सोशल ह्यूमन, वी आर सोशल एनिमल। तो हमें सोसाइटी में रहना है, हमें एक कमरे में बंद करके मोबाइल लेके नहीं पड़े रहना है, हमें बात करनी है, अपनी प्रॉब्लम शेयर करनी है। ठीक, अब आते हैं मेनोपॉज एंड हेल्दी एजिंग। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर बहुत कम बात की जाती है। जैसे मैंने बताया, एक औरत का जो अलग अलग फेज़ ऑफ लाइफ है, पैदाइश से लेकर के एक फ़ेज़ आता है जब उसका बचपना होता है, मेंसेस शुरू होने से लेकर के उसकी मैरिज तक उसका अलग फेज़ चलता है, एडोलसेंस कहा जाता है। 19 ईयर के बाद से लेकर के उसका एडोलसेंस वाला फेज़ ख़त्म होकर के यंग वाला फेज़ शुरू हो जाता है जब उसकी शादी का समय होता है। शादी के बाद उसको प्रेगनेंसी होती है। जब तक उसके महीने आ रहे होते हैं वो बच्चे पाल रही होती है, घर के काम कर रही होती है, सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा होता है। फिर एक टाइम आता है जब उसके महीने बंद होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फेज़ ऑफ लाइफ है क्योंकि महीने सिर्फ बंद नहीं होते हैं, उसके साथ साथ बहुत चीज़ उसकी बॉडी में चेंज हो रहे होते हैं। महीना बंद होना तो सिर्फ आपको नज़र आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें नज़र नहीं आती हैं, जिससे वो अकेली वो महिला जूझ रही होती है। जैसे कि महीना जाने के बाद, महीना रुक जाने के बाद उसकी हड्डियां कमज़ोर होने लगती हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, है ना। उसको क्या होता है, हॉट फ्लशेस कहा जाता है उसे। अचानक से गर्मी लगने लगती है, एसी में भी उसको पसीने छूटने लगते हैं, नींद नहीं आती है ना। शोर अच्छा नहीं लगता है, अकेला रहना पसंद होता है, जल्दी थक जाती है। बच्चे बड़े हो गए हैं, घर खाली हो गया है, उससे बात करने को लोग कम मिल रहे हैं, डिप्रेशन होने लगता है। और भी महीना बंद होने से पहले वाला एक फ़ेज़ होता है जब उसको महीना बहुत ज़्यादा जा रहा होता है, बहुत पेन हो रहा होता है। तो ये सब एक फ़ेज़ से वो फ़ीमेल गुज़र रही होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है इसको समझना, है ना। ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना, कितना नॉर्मल है, कितना हमें खुद घर पे मैनेज करना है और कितना हम अब डॉक्टर के पास जाना है, इसको समझना इम्पॉर्टेंट है। इसी को कहा जाता है हेल्दी एजिंग। हमारी उम्र तो बढ़ रही है लेकिन हमें उसको हेल्दी वे में मैनेज करना है। अब हेल्दी वे में कैसे मैनेज करें, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ध्यान रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट है डाइट, एक एक करके मैं कवर करूँगी। फिर आता है एक्सरसाइज, है ना। थर्ड आता है सोशल एक्टिविटी। 4 आता है पर्सनल रिलेशनशिप। ठीक। डाइट जैसे कि मैंने बताया कि देखिए, प्रेगनेंसी हो या बच्चे को दूध पिलाने वाली महिला हो या नॉर्मल महिला हो या मेनोपॉज वाली महिला हो, इन सब की खाने की पीने की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है ना। लेकिन इन सब को खाना हेल्दी ही है। प्रेगनेंसी और दूध के समय खाने की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जो महिला दूध पिला रही होती है उसे कहा जाता है नॉर्मल से 2 रोटी एक्स्ट्रा खाने को। क्यों? क्योंकि उसको अपने बच्चे के लिए भी खाना है ना। नॉर्मल जितनी भी उसकी डाइट थी उसे 2 रोटी एक्स्ट्रा उसे खानी है पूरे 24 घंटे में। उसे 1 कटोरी दाल एक्स्ट्रा पीना है। अब मेनोपॉज में जब आते हैं ना तो हमारी खाने की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, हमें थोड़ा कम खाना है। और जो हम अब तक खा रहे थे, जो हमारी बॉडी उसको मेटाबोलाइज कर रही थी, अब उससे हेल्दी खाना है, क्योंकि अब वो बॉडी मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगी। हमारी बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट था अब उसकी गति धीमी हो गई है। हर चीज़, सारे एंजाइम जो हमारे बॉडी में निकल रहे थे, है ना, वो सब अब धीमे धीमे जैसे हमारे चेहरे पे झुर्रियाँ आ रही हैं, हमारा स्किन लूज़ पड़ रहा है, तो वो सब भी लूज़ पड़ रहे हैं। खाने की रिक्वायरमेंट कम करनी है, खाना हेल्दी करना है और एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है। ओवर एक्सर्शन नहीं करना है, लेकिन एक्टिविटी कंटिन्यू करनी है। ऐसा नहीं, देखिए अब ये वाला फेस है ना कि अब हम महिलाएं ज़्यादा सास बन चुकी होती हैं, उनकी बहुएं आ जाती हैं, तो उनको लगता है अब हमें आराम करने की ज़रूरत है, काम बहू पर है ना। ऐसे नहीं है,
आपको अभी भी फिज़िकल एक्टिविटी, अपने डेली चोर्स जो है करने हैं। क्यों? किसी भी मशीन को अगर आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उस पर जंग लग जाती है। साइकिल आप रखा रहने दीजिए, 2 महीना आपने उसको नहीं चलाया तो उसमें ऑयलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन आप उसको चलाते रहेंगे तो उसके पुर्जे सही रहेंगे। सेम चीज़ हमारी बॉडी के साथ है। अगर आप नहीं काम करेंगे, आप बिल्कुल बैठ जाएंगे कि हमें अब आराम करना है, तो आपके घुटने का दर्द शुरू हो जाएगा, वज़न बढ़ना शुरू हो जाएगा, चलना फिरना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अपने डेली चोर्स, अपना खुद का काम प्लस कुछ एक्सरसाइजेज आपको अपने कंटिन्यू रखने हैं। हेल्दी डाइट लेनी है। डाइट में जैसे कि मैंने बताया, अभी भी प्रोटीन की मात्रा बढ़ानी है, शुगर बंद करना है। कार्बोहाइड्रेट और शुगर अलग अलग चीज़ें हैं। शुगर, कार्बोहाइड्रेट का सबसे घटिया फॉर्म शुगर होता है ना। कार्बोहाइड्रेट अच्छी चीज़ है, वो हमें अपने खाने में इंक्लूड करनी है। अच्छा कार्बोहाइड्रेट किस में मिलता है? अच्छा कार्बोहाइड्रेट चोकर वाले आटे में होता है, चने में होता है ना, आलू में होता है, सब्जियों में होता है, ग्रेन्स में होता है। शुगर जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सबसे घटिया फॉर्म है। हम क्यों खाते हैं? क्योंकि हमको बस ज़बान पे अच्छा लगता है, वरना हमारी बॉडी के लिए वो जहर है। जो हम बचपन से शुगर कंज्यूम कर रहे होते हैं और जो बचपन से हम पैकेज फूड खा रहे होते हैं, वही आगे चल करके हमें डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी, आर्थराइटिस कराता है। जो हम कहते हैं ना हमें क्यों हो गया, इसीलिए होता है। उसकी नींव हमने बहुत पहले से ही शुरू कर दी। देखिए ये सारी चीज़ें ना, जैसे हमने ज़मीन में बहुत सारे बीज ऐसे फेंक दिए हैं, हम उसको, वो पेड़ पौधे तब तक नहीं बनेंगे जब तक हम उसमें पानी नहीं डालेंगे। इसी तरीके से समझिए हमारे शरीर में जो हमारा डीएनए है ना, तो वो बीज की तरह हमारी बॉडी में है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो फैमिलियल होती हैं, हमारे ख़ानदान में चली आ रही है। शुगर, बीपी, आर्थराइटिस, ये सब उन सब चीज़ों में से है। थायराइड। हम क्या करते हैं ना, उस बीज में पानी डालने का काम करते हैं। पानी किस तरीके से डालते हैं? ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पी के, ज़्यादा मीठी चीज़ें खा के, एक्सेस खाना खा के, एक्सरसाइज ना करके, अननेसेसरी का स्ट्रेस लेकर के हम उसमें पानी डाल रहे हैं। तो हम पानी डालेंगे तो बीमारी तो वो बिल्कुल बननी है ना। ज़मीन में अगर बीज बोया है, पानी डालेंगे तो पौधा तो निकलेगा। सेम हमारी बॉडी के साथ है, बीज है, हम अपनी लाइफ स्टाइल की वजह से उसमें पानी डाल रहे हैं और वो बीमारी बन के उभर रही है। ठीक है। अब एक चीज़ और है, हमने अगर पानी डालना बंद कर दिया ना पेड़ पौधों में, तो वो सूख भी जाते हैं। सेम चीज़ इधर है। अगर हमने अभी भी इस उम्र में आकर के हमने बहुत अनहेल्दी खाना खाया, हमने बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करी, हमने बहुत स्ट्रेस लिया, अब अगर आकर के ये लाइफस्टाइल हम चेंज कर देंगे तो भी वो बीमारी रुक जाएगी, है ना। उसकी जो गति है वो धीमी हो जाएगी। तो इसको समझिए, स्ट्रेसफुल लाइफ, अनहेल्दी खाना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आप इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे तो याद करिए हमारे सहाबा की ज़िंदगी कैसी हुआ करती थी। सहाबियाँ जो हमारी थी उनकी ज़िंदगी कैसे हुआ करती थी, हमारी ज़िंदगी कैसे है। मैं ये नहीं कह रही कि घर पे जा कर के हाथ से आटा पीसिए, है ना। टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो उसका फ़ायदा हमें उठाना है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अपने बॉडी को हमें थका देना है। ये शैतानी काम है ना। अपने बॉडी को बिल्कुल कहा जाता है काउच पोटैटो, एक जगह बैठा लिया है, हम उससे काम ही नहीं करवा रहे हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ गया है हमारा, है ना। अब हम सोचते नहीं, समझते नहीं। हम जो हमारा खाली टाइम हुआ करता था जिसमें हमारा माइंड रेस्ट किया करता था, वो माइंड हम मोबाइल को देते हैं। तो ये सारे अनहेल्दी बिहेवियर की वजह से इतनी बीमारियां हो रही हैं। उसको स्टॉप करिए ताकि आप हेल्दी एजिंग की तरफ प्रोग्रेस कर सकें। तीसरी चीज़ आती है सोशल कम्युनिकेशन। ये अभी इंडिया में तो इतना प्रिवेलेंट नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगी एक एज के बाद बच्चे माँ बाप को छोड़ देते हैं, माँ बाप अकेले अपना रहते हैं। अकेले कब तक? अकेले क्या, दोनों कपल एक साथ रहते हैं, है ना, हस्बैंड वाइफ एक साथ रहते हैं। और ये साथ कब तक रहते हैं? जब दोनों में से कोई एक ज़िंदा है, कोई एक नहीं रहता है, तो उनकी ज़िंदगी बहुत बेकार हो जाती है, क्योंकि उनके पास बात करने वाला कोई नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोसाइटी में अभी ये नहीं है, बट स्टिल जॉब के सिलसिले में, ज़रूरत की वजह से माँ बाप कभी अकेले रह जाते हैं।
तो इस पे बच्चों को ख्याल रखना है कि हमारे पेरेंट्स, चाहे वो हमारे इन लॉज हों या हमारे पेरेंट्स हों, अकेले ना रहें। समय समय पे उनसे बात करते रहिए, उनसे मिलते रहिए, उनकी तकलीफ़ पूछते रहिए, ये हमारा काम है। इस तरीके से हम उनकी एजिंग को हेल्दी बना रहे हैं। जो काम आपको पसंद है, मेनोपॉज की बात कर रही हूँ, ठीक है, 50 या 60 प्लस की औरतों को जो कुछ हॉबीज़ हैं, है ना, उसमें अपने आप को इंगेज रखिए। आपको सिलाई कढ़ाई पसंद थी, आपको लिखना पसंद था, आपको पढ़ना पसंद था, आपको ट्रैवलिंग पसंद थी, इन सब चीज़ों में अपने आप को इंगेज रखिए ताकि आप स्ट्रेस फ्री रहें। स्ट्रेस फ्री रहेंगे तो आप हेल्दी रहेंगे। जितना स्ट्रेस रहेगा, और स्ट्रेस कब रहेगा, डिप्रेशन कब होगा, जो आप अकेले रहोगे। आप बाहर निकल के 4 लोगों से मिलोगे तो आप डिप्रेशन से मुक्त रहोगे। जितना डिप्रेशन से मुक्त रहोगे उतना आप फ्री फील करोगे और आप हेल्दी रहोगे। तो ये हमारा काम है ना, जो यंग लोग हैं उनका काम है कि हम अपने एजिंग पॉपुलेशन को, हमारे घर में जो हमारे दादा दादी अगर हैं, इन लॉज हमारे हैं, हमारे पेरेंट्स अगर हैं, तो उनसे हम कम्युनिकेट करें, उनसे बातें करें, उन पर तवज्जो दें। इसी के साथ मैं ख़त्म कर रही हूँ। थैंक यू।